हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे बच्चे? कि हमने आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है थीम थर्ड या पार्ट थर्ड का स्टार्ट किया था कल, और जिसके अंदर जो है हमने जमींदार के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एक ऐसा ग्रुप जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरियस और पावरफुल ग्रुप एमर्ज हो जाता है, और उसका उसका नाम है ज्योतिदास। और फाइनली हमने देखा था कि राजमा हिल्स के अंदर जो है वेस्ट बंगाल वाली साइड जो है एक ग्रुप जो है वजूद में आता है, और उसका नाम है संथलाज। वो भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज इनके बारे में और हमने मजीद पढ़ना है। द संथलाज पॉइनर सेटलर्स, यानी कि ये सबसे पहले जो है वो सेटलर्स थे इन एरियाज के। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ द 1810, Buchanan's noted transformative impact of the human labors in the Rajma Hill range and envisaged the region's potential through the cultivation। कहा जाता है एक स्कॉलर है या एक हिस्टोरियन समझिए, ब्यूचिन, वो बोलता है, उसने नोट किया है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है एक ह्यूमन लेबरर्स का ग्रुप जो है वो राजमा हिल रेंज के अंदर जो है इमर्ज होता है, और ये यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और एग्रीकल्चर पोटेंशियल इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा होता है। और यही ग्रुप जो है इनका नाम है संथलाज। द संथलाज अराइविंग अराउंड 1800 डिस्प्लेस द हिल फॉल, क्लियर्ड फॉरेस्ट and established settlements initially hired by the zamindar and later invited by the British official to settle in the jungle महल्स। कहा जाता है ये संथलाज जो है 1800 के अंदर जो है ये इनकी मतलब ये इनका एग्जिस्टेंस जो है वो स्टार्ट होता है, या ये एमर्ज हो जाते हैं। और ये जब एमर्ज हो जाते हैं तो ये बहुत सारे हिली एरियाज को जो है हिल फोल्क्स, यहाँ पे बोला है हिल फोल्क्स का मतलब है जो हिली एरियाज पे जो कुछ लोग थे उनको मतलब उनका कल्चर जो है वो अलग था, और वहाँ पे जो है ये लोग सेटल हो जाते हैं। और जब ये सेटल होते हैं ये बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, और इसके अलावा ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो है इन एरियाज के अंदर करते हैं। कहते हैं पहले सबसे पहले जो है इन संथलाज को जो है हायर किया था जमींदार ने, और बाद में जो है इन संथलाज को ब्रिटिश ऑफिसर ने इनवाइट किया, और फिर ये जो है ये कहाँ पे फाइनली जो है सेटल हो जाते हैं, ये जंगल महल्स के अंदर जो है वो सेटल हो जाते हैं। अनलाइक द रेजिस्टेंट पहाड़ीज, द संथलाज प्रोवाइड टू बी सक्सेसफुल सेटलर एक्टिवली एंगेज इन एग्रीकल्चर। कहा जाता है जैसे जो पहाड़ी लोग थे उनको इन्होंने काफी रेजिस्ट किया, और संथलाज जो है वो खुद एक पावरफुल या सक्सेसफुल लोग जो है, ये सक्सेसफुल सेटलर इनको बोला गया है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल किस परस्पेक्टिव से बोला गया है, बिकॉज एग्रीकल्चर सिस्टम जो है इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा जो है इस एरिया के अंदर किया। ठीक। given land in the fort hill of the Rajma Hill, the Santhalas were designed to Damani Koho region to live, cultivate, and become the settled peasants, lending to the rapid expansion of the Santhalas settlement by the 1851। कहा जाता है ये लोग जो है सबसे पहले इन फुट हिल्स के अंदर, इन पहाड़ियों के अंदर, राजमा हिल की पहाड़ियों में रहने लगे। उसके बाद ये संथलाज वाले जो है वो कहाँ पे रहने लगे, ये जो है ये बाद में इस एरिया के अंदर कल्टीवेशन करने लगे, और उसके बाद ये लोग वहां पे जो है परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, और पीजेंट्स को बिकम सेटल्ड पीजेंट, और ये फिर फाइनली इस तरह से रहना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जैसे ये काफी ज्यादा जो है वो सेटल्ड पीपल जिस तरह से रहते हैं वैसे ये रहने लगे। लैंडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द संथलाज, और इनका जो फाइनली एक्सपेंशन है यानी कि ये कब जो है अच्छी तरह इस एरिया के अंदर रहना स्टार्ट करते हैं 1851 के अंदर। एज द संथलाज प्रपोज्ड द पहाड़ीज वेर marginalized into less fertile terrains, impacting their traditional way of life। कहा जाता है जो संथलाज थे ये इस तरह से रहते हैं इन पहाड़ों के अंदर, और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो है वो marginalized into less fertile terrains into impacting their ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे जो लैंड थी वो काफी ज्यादा लेस फर्टाइल थी, और अगर वो लैंड लेस फर्टाइल थी इसका मतलब वो इनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही थी, और इनने बहुत ज्यादा कोशिश की इस लैंड को जो है वो फर्टाइल करने की। फेसिंग चैलेंजेस सच एज हैवी टैक्सेशन, taxes and loss of the land control, the Santhalas rebelled in 1850, lending to the creation of the Santhalas Pargana। कहा जाता है मेरे बच्चे इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे जिनकी वजह से जो है इनको उतना आउटपुट नहीं निकल के आता था जितने इनके ऊपर टैक्सेस थे, और इस तरह से हम देखते हैं कि संथालाज वाले जो है वो रेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस होते हैं, और एक किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है संथालाज परगाना। क्या नाम है? संथालाज परगाना। A separate territory established after the Santhalas revolt of 1855-1856
56 टू गवर्न देम अंडर स्पेशल लॉज। और उसके बाद ये क्या करते हैं, एक स्पेशल लॉज से जो है इस एरिया को जो है वो गवर्न करना स्टार्ट करते हैं, जब इनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। Buchanan, an employee of the British East India Company, conducted the journey funded by the company for special purpose। कहा जाता है ब्यूचनिन जो एक क्या था, एक एम्प्लॉय था, और किसका एम्प्लॉय था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वो क्या करता है, कंडक्ट द जर्नी फंडेड बाय द कंपनी फॉर स्पेशल पर्पस। और ये क्या करता है, ये इसको जो है वो काफी ज्यादा फंडिंग जो है वो ब्यूचन को कौन करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। और ये ब्यूचन जो कहता है कि ये क्यों इसको फंडिंग करते थे, बिकॉज ये जो है जो संथालाज थे, कहा जाता था कि ब्रिटिश वाले इनको बोलते थे कि आप जो है जाइए वहां पे टैक्स वगैरह उनसे कलेक्ट कीजिए। हिज एक्सपेक्टेशंस had a large group of draftsmen, surveyors, plunkers, barriers and colleagues within the East India Company covering the coast। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग तरह के लोग जो है वो रखे थे, कुछ सर्वे करने के लिए, कुछ प्लानिंग के लिए, कुछ जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो है। और कहाँ पे, इन कोस्टल एरियाज के अंदर ब्यूचनिन वाज गिवन इंस्ट्रक्शन टू व्हाट to seek and documents, and his region was reorganized as a representative of the government upon arrival at village। कहा जाता है ब्यूचनिन जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करता था, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इन लोगों को से मांगता था। और कहा जाता है कि अब इसने अपने एरिया के अंदर जो है, अपने विलेजेस के अंदर जो है वो चाहा कि मेरे विलेजेस जहाँ पे मतलब इसको जो एरिया गवर्न किए थे कि यहाँ पे आपने रूल करना है, यहाँ से आपने लोगों से टैक्स वगैरह लेना है, तो उन एरियाज में जो है इसने लोगों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कंडक्ट कर लिए। The East India Company aimed to expand its influence by identifying and controlling the natural resources, dispatching geologists, geographers, botanists and medical professionals to gather data। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनका एम था कि वो जो है वो अलग अलग तरह के लोगों से डेटा ले लें और आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इन एरियाज के अंदर हैं जहाँ पे ये संथालाज वाले रहते थे। इसीलिए अलग अलग जियोलॉजिस्ट यानी कि जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग जियोग्राफर्स जो पूरी ये जियोलॉजिस्ट जो हैं वो अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। और जियोग्राफर्स यानी कि जो अर्थ की ओवरऑल स्टडी करते हैं वो लोग इन्होंने अपॉइंट किए। इसके अलावा कुछ बोटेनिस्ट किए, कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स किए, ताकि वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो अवेलेबल होती है। ब्यूचनिन एक्सटेंसिव ऑब्जर्व्ड जियोलॉजिकल फीचर्स फोकसिंग ऑन मिनरल्स लाइक आयरन ओर, माइका, ग्रेनाइट एंड सल्फेट and document local practices such as salt making and iron ore mining। और कहा जाता है ब्यूचन ने काफी ज्यादा जो है वो एक ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन जो इसने करवाई अलग अलग लोगों से, और इसने फिर उस ऑब्जर्वेशन में क्या फाउंड किया, इसने देखा कि यहाँ पे जो है मतलब इनको बोला कि इन चीजों पे आप फोकस करो, और इसने देखा कि इन एरियाज में मिनरल्स रिसोर्सेज जो है वो जैसे आयरन ओर है, माइका है, ग्रेनाइट है, सल्फाइड है और बहुत सारी चीजें जैसे साल्ट मेकिंग है, आयरन ओर माइनिंग है, ये चीजें जो है इनका एनालिसिस जो है वो करवा दिया। ही प्रपोज्ड वेज टू एनहेंस द प्रोडक्टिव ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कमर्शियल इंटरेस्ट एडुकेटिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। और इस तरह से ब्यूटिन ने काफी ज्यादा जो है वो कोशिश की, वो इस एरिया को काफी प्रोडक्टिव बनाए। और इसके अलावा जो है वेस्टर्न का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस इस एरिया में था, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेस्ट पहले थे, और वो फॉरेस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। ब्यूचनिन critiqued the lifestyle of the forest developer viewing agricultural development as a progress। ब्यूचनिन कहता है जो इनका फॉरेस्ट डेवलपर का लाइफस्टाइल था वो अजीब किस्म का था, इसकी मुखालफत करता है। लेकिन साथ में ब्यूचनिन कहता है कि जो लोग एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस जब करते हैं, तो जब वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो है डेवलप होना जो है वो स्टार्ट होते हैं। द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। अब रिवोल्ट कुछ कंट्री साइड के अंदर यानी कि दूर दूर एरियाज में, जैसे बम्बई डेक्कन वाले रीजन के अंदर। फोकस शिफ्ट टू द वेस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली द बम्बई डेक्कन ड्यूरिंग द लेटर पीरियड टू एक्सप्लोर द रूरल डेवलपमेंट। कहा जाता है कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है, स्पेशली अगर हम देखें बम्बई में, काफी ज्यादा फोकस किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और यहाँ पे जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है वो मेन कंसर्न इनका रहता था कि भाई रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होनी चाहिए। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ द अपहील peasants express grievance through the rebellion
प्रोटेस्टिंग परस्यूड इनजस्टिस एंड सफरिंग। लेकिन जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इनके पास चले जाते हैं इन कोस्टल एरियाज में, इन क्या बोलते हैं डेक्कन वेस्टर्न रीजन के अंदर, तो पीजेंट्स जो हैं वो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कुछ अपनी चीजें बयान करते हैं, कुछ चीजें एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कंप्लेंट्स इनके सामने रखते हैं, और वो जो है फिर फाइनली इनके खिलाफ जो है रेबिलियन करना स्टार्ट करते हैं, और इवन की प्रोटेस्ट भी जो है ये स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ काफी ज्यादा इनजस्टिस जो है वो हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड देयर डिसकंटेंट अपहील्स हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंस। और कहा जाता है कि इनके जो ये क्या बोलते हैं रीजन इनमें अंडरस्टैंड कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये लोग हमसे क्यों ज्यादा परेशान हैं, और ये उसकी उनकी लाइफ को जो है वो एक्सपीरियंस करने लगे, यानी कि उनसे जो है कुछ चीजें जो है वो सीखने लगे और उनकी चीजों को जो है वो समझने लगे। रिवोल्ट क्रिएटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर एग्जामिनेशंस promoting the authorities to investigate causes and restore peace। और उसके बाद जितने भी रिवोल्ट हुए तो रिवोल्ट्स ने एक चीज यहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से प्रूव कर दी कि भाई यहाँ से रिवोल्ट की वजह से बहुत ज्यादा चीजें जो है वो एग्जामिनेशन का मतलब है इनकी बहुत सारी चीजों को एग्जामाइन किया जाता है, उनको देखा जाता है, और इसके अलावा कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन भी होती है। और इन्वेस्टिगेशन किस चीज की कि काजेज एंड रिस्टोर पीस, कि किस तरह से जो है इन एरियाज के अंदर ये प्रॉब्लम क्या है इन एरियाज में कि लोग क्यों हमसे नाखुश हैं, और फिर कौन कौन से ऐसे काम किए जाएं जिनकी वजह से लोग हमसे खुश होंगे। तो ये जो है वो रेबिलियन की वजह से जो है इन्होंने मतलब इनको समझना स्टार्ट कर दिया। थ्रूआउट द 19th century peasants across India rebelled against money lenders and grain dealers। कहा जाता है बेटा 19th सेंचुरी के अंदर जितने भी पीजेंट्स थे पूरे इंडिया के अंदर वो रेबल्ड करते हैं। किसके खिलाफ रेबल्ड करते हैं पीजेंट? वो मनी लैंडर्स के खिलाफ रेबल्ड करते हैं, यानी कि मनी लैंडर्स जिनके पास काफी ज्यादा प्लॉट्स होते थे उनके खिलाफ जो है वो ये क्या बोलते हैं रेबल करते हैं पीजेंट्स, और साथ में जो ग्रैंड डीलर्स हैं उनके खिलाफ भी जो है वो रेबल करना स्टार्ट करते हैं। एन अपराइजिंग इन 1875 इन द डेक्कन रीजन एग्जेम्प्लीफाइड दिस रेजिस्टेंस। लेकिन कहा जाता है कि एक एन अपराइजिंग इन 1875, कहा एक अपराइजिंग जो है वो कब आती है 1875 के अंदर, कहाँ पे डेक्कन रीजन के अंदर, एग्जेम्प्लीफाइड दिस रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी जो है वो पीजेंट्स को रेजिस्टेंस यहाँ से करना स्टार्ट करती है। अकाउंट बुक्स एंड बर्न्ड। अब कुछ बुक्स के बारे में जो है हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है और कुछ चीजें जो जल गई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अकर्ड इन सुपा पूना, प्रेजेंट डे पूना जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट अ प्रोमिनेंट मार्केट सेंटर विद मेनी ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। कहा जाता है बच्चे यहाँ पे सुपा के अंदर, जिसको आज के टाइम में हम पुणे बोलते हैं, वहां पे जो है हमें एक मार्केट सेंटर देखने को मिलता है, और मार्केट सेंटर में वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और साथ में बहुत ज्यादा मनी लैंडर्स हैं, यानी कि जिनके पास काफी ज्यादा जमीन होती थी, जो जमीन को जो है वो टैक्स पे आगे जो है वो देते थे। द रेबिलियन बिगन ऑन 12th of May 1875। कहता है बच्चे कि जो रेबिलियन है वो स्टार्ट हो जाता है 12th of May 1875 के अंदर, व्हेन फार्मर फ्रॉम नियर बाई रूरल रीजन्स टारगेट शॉपकीपर्स डिमांडिंग द सरेंडर ऑफ देयर अकाउंट बुक्स एंड डेट डॉक्यूमेंट्स। कहा जाता है कि जो ये रेबिलियन है 12th of May 1875 में जो है स्टार्ट होता है, और जब फार्मर्स जो है इस एरिया के अंदर जो है रूरल एरिया के अंदर किसको टारगेट करते हैं, वो शॉपकीपर्स को टारगेट करते हैं। और टारगेट क्यों करते हैं? वो डिमांड करते हैं, किसकी डिमांड करते हैं? वो अपनी बुक्स की डिमांड करते हैं जिनमें शॉपकीपर्स ने जो चीज इनको चीजें दी थी और उसका जो रिकॉर्ड थे वो ये लोग उनसे मांगने लगे। एंड डेट डॉक्यूमेंट, और डेट डॉक्यूमेंट का मतलब वही कि जो इनसे कर्जा लिया था, यानी कि जो चीजें इन लोगों ने जो शॉपकीपर से ली थी उसका एविडेंस जो है ये लोग ढूंढ रहे थे। Actions include burning accounts book, pillings grain shops and sometimes setting fire to the houses of the money lenders। और इसके बदले में जब उन्होंने बुक्स वगैरह नहीं दी तो जो ये क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ये जिन लोगों ने ये इनसे कर्जा लिया हुआ था, ये कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो पीजेंट्स लोग, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स इनकी जलाना स्टार्ट कर दी जब रिकॉर्ड मांगने लगे। और इसके अलावा जितने भी ग्रेन जहाँ पे स्टोर थे वो ग्रेन स्टोर को तोड़ने की कोशिश की और वहां से जो ग्रेन इन्होंने ले लिया, और कहीं ना कहीं जो है इन्होंने लोगों के घरों को आग लगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो मनी लेंडर्स के साथ ऐसा होने लगा। द अपराइजिंग सेपरेट फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद, कन्वेइंग अ 6500 स्क्वायर किलोमीटर रीजन विद इन द 2 months। कहा जाता है कि ये रेबिलियन जो है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है
ये मेरे बच्चे जो है ये 1875 में स्टार्ट होता है, लेकिन एरिया इसके अंदर रीजन कौन कौन सा था, ये पुणे से स्टार्ट होता है और अहमदाबाद तक, और कहा जाता है लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 2 महीनों के अंदर जो है इतने सारे एरिया के अंदर इन लोगों ने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया और लोगों को जो है जो उनके ग्रेन्स वगैरह जहाँ पे स्टोर किए थे वहां पे डाका डालना स्टार्ट कर दिया। जो उन्होंने कुछ डेट लिया था, कर्जा लिया था शॉपकीपर से, उनके बुक्स को जो है वो जलाना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से जो है ये लोग जो है वो जुल्म करना जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। ओवर 30 villages experienced the revolt marked by attack on moneylenders, burning accounts books and destroying the debt bonds। ये मैंने अभी बोला मेरे बच्चे, कहा जाता है 30 विलेजेस के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है, 30 विलेजेस में रिवोल्ट हो जाता है और वहां से हमें पता चलता है कि मनी लैंडर्स के ऊपर अटैक होता है, बहुत सारी बुक्स चला दी जाती है, बहुत सारी जो है ये क्या बोलते हैं इनके ये मतलब जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये किनके द्वारा, ये जो है ये पीजेंट्स लोग जो है इनका जिनसे उन्हें डेट वगैरह लिया था इनका रिकॉर्ड जो है जला देते हैं। सुखाराज fearing peasants represal deserted villages and destroyed villages often abandoning their प्रॉपर्टीज, और इनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी और वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय करने इन्होंने स्टार्ट कर लिया, स्पेशली विलेजेस के अंदर। ब्रिटिश अथॉरिटीज नोटिंग सिमिलरिटीज विद 1855 रिवोल्ट सेट अप बाय द पुलिस post in villages to prevent the peasant uprising and quickly sent in reinforcement। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमने ऐसा ही कुछ देखा था 1855 के अंदर बच्चे, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। कहा जिस तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में चीजें हो रही थी और सेम ऐसा ही जो है होने लगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग फौजियों को जो है वो गांवों के अंदर भेजा और बहुत सारे लोग जो इस एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज थे उनको जो है पकड़ने की कोशिश की और उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है वो सजा उनको जो है इन्हें सजा देना स्टार्ट कर लिया। The response led to 951 arrests and numerous convictions throughout it took several months to regain control over the countryside। कहा जाता है 951 लोगों को ब्रिटिश ने जो है वो अरेस्ट करवा लिया और कहा जाता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, इस रेबिलियन को रोकने में कितने महीने लगे, सेवरल मंथ्स लगे। और स्पेशली जो है इस तरह से ब्रिटिश ने जो है वो कंट्री साइड के अंदर जो है यानी कि जो बहुत फार फ्लंग एरियाज थे उनमें जो है अपना कंट्रोल जो है वो जमाना स्टार्ट कर लिया। द बर्निंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द रिवोल्ट इटसेल्फ रेज क्वेश्चन अबाउट द अंडरलाइंग कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन। कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जलाए और इसके अलावा ये रिवोल्ट क्रिएट इन्होंने खुद से किया, तो कहा जाता है यही जो है मेन काज बनता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है वो चीजें ब्रिटिशर्स की जो है वो नए सिरे से नजर आती, इंप्लीमेंट होती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब वो चीजें क्या थी, वो चीजें ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन एरियाज में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करने लगी और इन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेने लगी। दिस इवेंट लेड टू द क्वेश्चन अबाउट द डेक्कन कंट्री साइड्स डायनेमिक्स एंड द चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल। और कहा जाता है मेरे बच्चे ये इवेंट जो है एक सवाल एक सवाल जो है वो खड़ा कर देते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें तो डेक्कन के कंट्री साइड में ये सवाल खड़ा हो जाता है और वहां पे हम देखते हैं डायनेमिक चेंजेस आ रही थी इन एग्रीकल्चर। डायनेमिक का मतलब क्या है, बार बार जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और सारा का सारा ये कब हो रहा था, ये कॉलोनियल रूल के अंदर हो रहा था। इट सजेस्टेड एक्सप्लोरिंग द ब्रॉडर हिस्टोरिकल शिफ्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और यहाँ से हमें जो है वो एक हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। बच्चे आपको पता होना चाहिए 1857 से पहले इंडिया के अंदर कंपनी रूल कर रही थी, अब लेकिन यहाँ पे जो है हमने क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। और इस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत सारे एरियाज को जो है अपने कंट्रोल में लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस एरिया को कैप्चर करते हैं। अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। As British domain expanded across India, new revenue system were implemented। अब हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि पीजेंट्स ने खुद जो है वो चीजें गलत की, उन्हें प्रोटेस्ट कर लिया, उन्हें डॉक्यूमेंट जला लिए, उन्हें बहुत सारे बॉन्ड्स को जला लिए, उन्हें जहाँ पे जो ग्रैंड स्टोर्स थे उनको जो है वो तोड़ लिया और वहां से
ग्रेन्स लूटना जो है स्टार्ट कर लिए। जब ये सारे सिस्टम स्टार्ट होते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में ली, और जब चीजें अपने कंट्रोल में ली एक नया रेवेन्यू सिस्टम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टार्ट कर देती है यहाँ पे इंडिया के अंदर। इनिशियली confined to Bengal due to rising agriculture prices post 1810 which increased Bengal जमींदार्स income under fixed revenue demand। और कहा जाता है ये हमें देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर की जो प्राइस है वो बिल्कुल इन्हें फिक्स कर दी, स्पेशली अगर हम देखें तो बंगाल के एरियाज में। और कब की बात है 1810 में, और जहां पे हमें देखा कि जमींदार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स यानी कि उन्हें बोला कि आपने इतने % रेवेन्यू देना है, और उनको जो है वो उतना देना ही पड़ रहा था। ठीक, unable to benefit from the increased income, the colonial government looked for a new way to generate revenue। और कहा जाता है इस तरह से जो है colonial government ने एक रास्ता देख लिया कि वो उन्होंने अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर लिया। इन टेरिटरीज annexed in 19th century temporary revenue settlement were started। और हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर एक टेम्परेरी रेवेन्यू सिस्टम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टार्ट करती है इंडिया के अंदर। Colonial officers influenced by the economist David Ricardo ideas introduced new revenue mechanisms in place like the Maharashtra in 1820। मेरे बच्चे मैं आपको बोलूं इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी है, आई थिंक ये है रिकॉर्डन थ्योरी ऑफ रेंट के नाम से। हाँ, रिकॉर्डन थ्योरी ऑफ रेंट। और रिकॉर्डन थ्योरी ऑफ रेंट सिंपल में क्या कहती है, रिकॉर्डन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो इसी ने बंदे ने दी है, डेविड रिकार्डो ने दी है। और उस थ्योरी में सिंपल क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि लैंड की प्राइस सेम नहीं है, लैंड की प्राइस सेम नहीं है और ये वेरी करती है, ये चेंज होती है। और कैसे, इसकी लोकेशन के हिसाब से। अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर जो लैंड काफी फार फ्लंग एरियाज में कंट्री साइड में लैंड है वो हमें कम रेंट देती है एज कंपेयर टू जो लैंड हमें किसी रोड साइड पे देखने को मिलती है या कोई लैंड जहां पे एलिवल साइल है उससे हमें ज्यादा रेंट मिलता है। और यही रिकार्डो का कंसेप्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया। और अगर हम देखते हैं तो इससे एक रेवेन्यू का मैकेनिज्म जो है इन्होंने जो है वो बदल करके रख दिया। और स्पेशली अगर स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट को जो है वो डेविड रिकार्डो के आइडियाज जो है वो इंप्लीमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। एम्फेसाइज टैक्सिंग लैंड ओनर्स आर सरप्लस इनकम बियॉन्ड द एवरेज रेंट टू प्रिवेंट अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ द एक्सेसिव फंड्स। अब कहा जाता है जब ये सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है इनको बोला जाता है जितना भी आपसे सरप्लस रेवेन्यू उनसे मांगा जाने लगा, यानी कि जो रेवेन्यू पहले मांगा जाता था उससे भी, और इनको बोला जाने जितना आपसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का भी हमें आपने जो है वो पैसा देना है। और कहा कि आपने क्या करना है, एवरेज रेट से बियॉन्ड हमें पैसा देना है। एवरेज रेंट मतलब जो बाकी वाले लोग रेंट देते हैं, जो रेंट का मतलब यहाँ पे टैक्स देते हैं, उस टैक्स से जो आपके पास और पैसा अगर ज्यादा बढ़ रहा है आपने जो है वो जमींदार को बोला गया आपने वो हमें पे करना है। ठीक है। In the Bombay Deccan, the Royatwari system was established, directly engaged with rights for revenue collections, assessing their income capacity and adjusting rates every 30 years। कहा जाता है अब रॉयटवारी, हमने बच्चे पढ़ा था परमानेंट सेटल एक्ट में, उसमें जो है वो जमींदार को बोला गया था आप टैक्स कलेक्ट करो। लेकिन रॉयतवारी सिस्टम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी खुद आती है अलग अलग विलेजेस के अंदर, अलग अलग गांवों में, और वहां पे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना जो है वो स्टार्ट करती है। ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं रॉयतवारी सिस्टम के जो रेट्स वगैरह थे ये चेंज होते थे, और इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद जो है वो इसके रेट जो है वो चेंज हुए थे। अनलाइक द बंगाल मॉडल, द रॉयतवारी सिस्टम एंश्योर्ड रेवेन्यू फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू रेगुलर रिजाइनमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स। कहा जाता है लेकिन इसमें क्या था, कुछ कहीं ना कहीं हमें जो है इसके रेवेन्यू में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती थी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, यानी कि इसमें नई नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और वो जो पहले हमने पढ़ा था परमानेंट सेटल एक्ट में जो बोला गया था, यानी कि हार्वेस्ट करने से पहले आपने टैक्स देना है, वैसी चीजें नहीं थी, बट टैक्स देना था। उसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं था, कब टैक्स देना है या कब लेकर साल में जो है वो टैक्स पे करना होता था। रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट्स डेट in 1820 the first revenue settlement in the Bombay Deccans imposed high revenue demands, causing many peasants to abandon their villages and migrate। कहा जाता है जब यहाँ पे बंगाल के अंदर
1820 में बहुत सारे लोगों को जो है वो टैक्स मांगा जाने लगा और बहुत सारे पीजेंट्स को जब टैक्स मांगा जाने लगा तो बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट करना जो है वो स्टार्ट कर लिया, बिकॉज उनके पास उतना रेवेन्यू आता नहीं था और इसलिए जो है इन्होंने अपने अपने एरियाज वहां से छोड़ना स्टार्ट कर दिए। एरियाज विद पुअर सॉइल एंड इरेक्टिक रेनफॉल फीड वोर्जन इशू, कहा जाता है वो एरिया जहां पे सॉइल अच्छी नहीं होती थी, जहां पे रेनफॉल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता था, यानी क्या ज्यादा होता था या कम होता था, और इन एरियाज को तो काफी ज्यादा जो लोग यहाँ पे रहते थे इनको काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। ड्यूरिंग पुअर हार्वेस्ट ड्यू टू फेल्ड रेन पीजेंट्स स्ट्रगल टू मीट रेवेन्यू ऑब्लिगेशन, और पीजेंट्स ने क्या कर लिया कि उन्होंने जो है जब ये क्रॉप्स फेल होती थी तो वो जो है मतलब वो डिमांड कर रहे थे कि भाई हम जो है स्ट्रगल के अंदर हैं, हम किस तरह से इतना ज्यादा जो है वो टैक्स पे करें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग बोल रहे थे। रेवेन्यू कलेक्टर्स wanting to show their effective use harsh methods such as the seizing crops and imposing fines and entire villages, कहा जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहेव जो है वो अच्छा नहीं था। इन्होंने यहाँ पे क्या काम कर लिया, इन्होंने जो है लोगों को बोला आपने जो क्रॉप देनी मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, चाहे आपके यहाँ पे उतना मतलब रेवेन्यू आए ना आए, उससे हमें लेना देना नहीं है। और जो बंदे जो हैं, जो लोग जो हैं पीजेंट टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उनकी क्रॉप्स को जो है इन्होंने जो है वो अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। और इसके अलावा कहा जाता है इनको बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है इनके ऊपर इम्पोज कर लिए इन्होंने। By 1830, the situation got worsened as agriculture prices dropped. Effect 1832 and stayed low for 15 years, leading to lower incomes for peasant. और 1830 से लेकर 1832 यानी कि इन 2 सालों के अंदर यहाँ पे जो है हमने peasants की जो सिचुएशन देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो खराब थी। रीजन सिंपल ये है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे, जो चीजें थी, जो सीरियल, जो ग्रेन्स थे, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम थी, उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कम थी। और इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी पीजेंट जो है, पीजेंट्स की इनकम बहुत कम है। और जब इनकम कम होगी तो आगे क्या पे करेंगे, तो वो भी इनके लिए काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत का सामना था। A severe famine in the hit in the Deccan from 1832 to 1834, causing massive loss of the cattle and people's worsening peasants financial trouble। और बच्चे कहा जाता है फिर 1832 से 1834 के अंदर बहुत ज्यादा फेमाइन जो है वो डेक्कन के अंदर आती हैं और जिससे बहुत सारे कैटल जो है वो लोगों के मर जाते हैं और लोग भी जो है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर रहते हैं, यानी कि फाइनेंशियली जो है वो लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते। टू सर्वाइव पीजेंट्स बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स विच बिकम द हार्डेस्ट टू रिपे। कहा जाता है कि सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो मनी लेंडर्स थे मतलब उनसे जो है पीजेंट्स पैसा लेने लगे और जो उनको काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था बाद में जो है वो उनको पे करना। अनपेड डेट्स पाइल्ड अप इंक्रीजिंग देयर डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स एंड लैंडिंग टू सेवियर इंडेपेंडेंस बाय 1840s। कहा जाता है जब वो कर्जा नहीं दे पा रहे थे, जो उनसे पैसे ले रहे थे अपने सर्वाइव करने के लिए, ये कर्जा ये इनके ऊपर जो वो कंटिन्यूसली बढ़ता गया 1840s के अंदर। बाय द मिड 1840s एज साइनिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी अपीयर्ड, द ब्रिटिश ऑफिशियल ईज्ड रेवेन्यू डिमांड टू बूस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ। कहा जाता है 1840s के अंदर एक इकोनॉमिक रिकवरी हो जाती है और जिससे ये देखा जाता है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो रेवेन्यू डिमांड इनसे काफी ज्यादा जो है करते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या होता है, एग्रीकल्चर थोड़ा सा जो है वो मतलब बूस्ट अप हो जाता है, एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिल रही, जिससे इनका रेवेन्यू जो है थोड़ा बहुत यहाँ से आना स्टार्ट होता है। आफ्टर 1845 with agriculture prices improving, cultivators expanded their farmings by acquiring more lands, plots and cattle। कहा जाता है बच्चे 1845 के बाद एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस हैं वो काफी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। कल्टिवेटर एक्सपेंडेड देयर फार्मिंग, और कल्टिवेटर यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर करते थे वो अपनी खेतों को जो है वो बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बाय एक्वायरिंग मोर लैंड्स, वो ज्यादा से ज्यादा लैंड को एक्वायर करते हैं। प्लॉग यानी कि बहुत सारी खेतों इनको हल्स को जो है वो मतलब हल का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं और अपने कैटल्स को जो है वो ये क्या बोलते हैं मतलब डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं। विच लेड देम टू टेक आउट मोर लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, और जिसकी वजह से लेकिन इन लोगों ने क्या किया और लोन जो है वो मनी लेंडर्स से जो है वो लेना स्टार्ट कर लिया। देन केम टू द बूम। अब उसके बाद क्या हो जाता है, बाय 1860s the majority of the raw cotton import into the Britain were sourced from America।
कहा जाता है 1860 बिफोर 1860 से पहले क्या था कि यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर जो कॉटन आता था वो कहाँ से आता था, वो अमेरिका से आता था। ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर्ड कंसर्न अबाउट दिस हैवी डिपेंडेंस सॉट अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हम जो है वो अमेरिका से आप कॉटन नहीं लाएंगे, हम इसके लिए एक कोई ना कोई एक सोर्स जो है वो देख लेंगे। इन रिस्पांस कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटिश in 1857, followed by the Manchester Cotton Company in 1859, aiming to promote cotton production in globally sustainable region। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने एक कॉटन की एक एसोसिएशन बना दी और 1857 के अंदर, और उसका जो है इसका नाम क्या रखा मेरे बच्चे कि जो किसके ऊपर जो है वो चल रही थी, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी के नाम से 1859 में। और इसका मेन मोटिव क्या था, इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि कॉटन प्रोडक्शन को ग्लोबली लेवल पे जो है वो बढ़ा देना। इंडिया वाज आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल अल्टरनेटिव सप्लाई ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड लेबर। अब कहा जाता है मेरे बच्चे इंडिया जो है इनको एक सोर्स लगा ब्रिटिश वालों को कि हम अमेरिका से जो है वो कॉटन नहीं लाएंगे, हम इंडिया से लाएंगे। और इंडिया क्यों लगा, इंडिया के पीछे रीजंस क्या है, ये एक क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर क्यों कॉटन प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और यहाँ पे इसलिए होता है मेरे बच्चे, एक तो यहाँ पे इसकी सॉइल इंडिया के अंदर हमारे डेक्कन रीजन की सॉइल काफी फर्टाइल है, दूसरा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफी अच्छा है, और तीसरा यहाँ पे जो लेबर है वो भी काफी ज्यादा है। और ये जो कॉटन है ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है यहाँ पे, लेकिन कौन सी लेबर है, इनएक्सपेंसिव लेबर। इनएक्सपेंसिव लेबर मीन सस्ती लेबर जो महंगी नहीं है। द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर इन 1865 caused panic in the British cotton industry as raw cotton import from America plummeted। कहा जाता है मेरे बच्चे कि जो अमेरिका, द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल, अमेरिका का सिविल वार हो जाता है 1861 के अंदर, और जिससे जो है ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री जहां से रॉ मटेरियल जो है ये पहले लाते थे ये क्या ब्रिटिश वाले, तो इनके बीच में जो है अमेरिका वालों के साथ जो है काफी ज्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों? बिकॉज ये जो है कॉटन जो है वहां से नहीं ले रहे थे। Many efforts were made to increase the supplies from India and other regions, resulting in measure to boost the cotton cultivation and supply। और ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा कोशिश की कि हम जो है वो कॉटन कल्टीवेशन जो है वो इसको बढ़ाएंगे और इंडिया में और बहुत सारे और रीजन्स के अंदर, और हम जो है अमेरिका से ये कॉटन जो है वो नहीं इंपोर्ट करेंगे। दिस डेवलपमेंट हैड a profound impact on the Deccan countryside, where farmers sudden had access to extensive क्रेडिट। और कहा जाता है जब ये सिस्टम इंडिया में आता है तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा लोन दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, ताकि वो जो है वो क्या करें, वो जो है अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। रूरल फार्मर्स वेर ऑफर्ड एडवांस एंड लॉन्ग टर्म लोन्स बाय शाहूकार्स, लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन द कॉटन प्रोडक्शन इन द बम्बई डेक्कन। और कहा जाता है कि जो रूरल फार्मर्स थे स्पेशली उनको जो है वो काफी ज्यादा लोन दिया जाता था, और जिससे हमें बम्बई के अंदर जो है वो काफी कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में देखने को मिलती है। बिफोर 1860 to 1864 कॉटन एरियाज doubled with over 90% of the Britain cotton imports originating from India by 1862। और जिसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया से जो है वो ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट 90% यानी कि खाली 10% ये बाहर से लाने लगे और 90% जो है वो इंडिया से जो है वो ब्रिटेन कॉटन जो है वो इंपोर्ट करने लगे। डिस्पाइट द बूम, prosperity was not evenly distributed and many cotton producers were burdened by heavy debts due to the expansion। लेकिन देखो इंडिया को तो कोई फायदा नहीं हुआ, हाँ उनको यही फायदा हुआ कि पहले उनको क्रेडिट दिया गया, मतलब उनको लोन दिया गया, लेकिन बाद में इतना ज्यादा कॉटन यहाँ से इंपोर्ट ये कर रहे थे, लेकिन उसका बेनिफिट इनको जो है वो कोई नहीं मिल रहा था, कि इनको फार्मर्स को इंडिया के अंदर। क्रेडिट ड्राइज अप, अब ये जो इनके ऊपर क्रेडिट चढ़ा हुआ था ये कैसे फिर खत्म हो जाता है, किसके ऊपर ये क्रेडिट था, जिन लोगों ने कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज की इंडिया के अंदर, पीजेंट्स ने। ड्यूरिंग द कॉटन बूम इन इंडिया they were ambitious to dominate the global raw cotton market, surpassing the United States। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो अमेरिका वालों ने कॉटन को लेकर जो इशू उठाया था वो ये था कि इंडिया के अंदर कॉटन जो है वो काफी ज्यादा हमने ग्रो करना है, ताकि हमें जो है वो अमेरिका से कॉटन ना लाना पड़े, यूनाइटेड स्टेट्स से हमें कॉटन ना लाना पड़े, और इनसे जो है सरप्राइजिंग करना, मीन यहाँ से जो है जो अमेरिका के अंदर कॉटन बनता है उससे ज्यादा हमने इंडिया के अंदर जो रॉ कॉटन बनाना है और इसको ग्लोबल लेवल पे हम बेचेंगे। ये जो है वो सपना था इंग्लैंड वालों का, ब्रिटिशर्स का।
In 1861, the editor of the Bombay Gazette speculated on India replacing the slave states as लंचर्स कॉटन सप्लायर्स। कहा जाता है यहाँ पे एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था बच्चे बम्बई गैजेट। ये न्यूज़पेपर काफी फेमस था उस टाइम पीरियड में, और यहाँ पे जो है इन्होंने इस कॉटन के बारे में जो है वो टाइटल्स लिखना स्टार्ट कर लिया, और इंडिया का जो के अंदर जो कॉटन बना था उसके बारे में जो है, और इसका लंचर कॉटन सप्लायर यानी कि यहाँ पे जो है कॉटन काफी ज्यादा सप्लाई हो रहा था उसके बारे में इन्होंने आर्टिकल्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर लिया, ताकि बाकी देश भी जो इस चीज को समझे और यहाँ से जो है वो कॉटन वो इंपोर्ट कर लें। इन 1865 these aspirations faded as the civil war concluded, leading to the revival of the cotton production in America and a decline in Indian cotton export to Britain। और उसके बाद क्या होता है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है 1865 में कि इनको जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया से जो है वो कॉटन फिर ज्यादा, हमने अभी पढ़ा 1862 में काफी कॉटन ले रहे थे, लेकिन 1865 में इनके साथ जो है इंडिया के साथ काफी मतलब ये अमेरिका को रिलेशंस खराब होते हैं। फाइनली जो है वो यहाँ से कॉटन लेना जो है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। मर्चेंट्स एंड शाहूकार्स इन महाराष्ट्र ग्रेव hesitant to offer the long term credit due to the failing demand for Indian cotton and falling prices। अब जो इंडिया के अंदर जो लोग उस टाइम पीरियड में कॉटन को काफी ग्रो करे थे जैसे शाहूकार्स या मर्चेंट्स, अब इन लोगों को काफी ज्यादा डर लगने लगा कि हमारा कॉटन बिक नहीं रहा है और इसका काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी चीजों की प्राइसेस के ऊपर। एज ए रिजल्ट ऑपरेशन वेर स्केल्ड बैक, एडवांसेस टू पीजेंट्स वेर रिड्यूस्ड एंड एफर्ट्स वेर मेड टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग डेट। और इन लोगों ने शाहूकार्स वगैरह ने जो है वो क्या कर लिया कि इन लोगों ने जो है बहुत कोशिश कर ली किसके रिलेटेड, कि हम जो है जिन लोगों को कर्जा दिया है वो उनसे कर्जा जो है वो उधार हम वापस कर लें। विद क्रेडिट सोर्सेज disappearing, revenue demand jumped share during the new settlement, rising 50 to 100%। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनको कर्जा नहीं आ रहा था तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये होता है कि नई सेटलमेंट इन्होंने स्टार्ट कर ली और इन्होंने सोचा कि जहां पे हमें 50% अभी जो है वो ये क्या बोलते हैं कि ये कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, हमने इसको 50 से 100% जो है वो लेना है ताकि हमारा जो डेट हमने कर्जा दिया हुआ है वो जो है वो हमें वापस आ जाए। राइट्स डीलिंग विद द फॉलिंग प्राइस एंड श्रिंकिंग कॉटन फील्ड फाउंड इन इट हार्डर टू मीट द इंक्रीज डिमांड्स। अब जितनी ये शाहूकार जो है वो डिमांड कर रहे थे, यानी कि वो सोचते थे इतना कॉटन हमसे चला जाना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था बिकॉज कॉटन की प्राइस जो है वो काफी डाउन हो गई थी। विद मनी लेंडर्स रिफ्यूजिंग टू गिव लोन्स because they doubted the right could repay them, the rights faced several financial problems। और कहा जाता है उस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई। यहाँ पे देखो अमेरिका के अंदर कैसे सिविल वॉर जो है वो चल रहा है, इसको आप जो है यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये किसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका वाले जो है वो कॉटन जो है वो ब्रिटिशर्स इंडिया से नहीं ले रहे थे और उससे जो है ब्रिटिशर्स के साथ किस तरह से जो है वो सिविल वॉर कर रहे थे। The experience of injustice। The experience of injustice। अब यहाँ पे जो है जो इनजस्टिस हो रहा था उसका क्या एक्सपीरियंस आता है। The rights were deeply angered by money lenders refusing to extended loans not only because of their growing debts and dependent but also because of the money lenders were intensive to their difficult situation। अब जो राइट्स थे वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, दंगे फसाद, क्योंकि मनी लेंडर्स सब पैसा नहीं दे रहे थे किसी को कर्जे पे, और यहाँ पे जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा जो है वो डाउन हो गई थी और लोग जो है बहुत ज्यादा डिपेंड थे लेकिन तभी मनी लेंडर्स के ऊपर, और ये सिचुएशन जो है काफी ज्यादा खतरनाक हमें देखने को मिलती है। मनी लेंडर्स वेर सीन as breaking traditional rules by charging too much interest। Traditionally interest was not supposed to be more than the amount borrowed। और इन्होंने क्या किया, अब ये कहने लगे हम लोन उन्हीं को देंगे जो हमें ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा। colonial rule saw the breakdown of these norms with intensive, like money lender charging ₹2000 interest on a ₹100 loans, leading to the widespread complaints of the injustice। और अब इन लोगों ने क्या कर दिया, अगर कोई बंदा जो है वो 100 यानी कि ₹100 का लोन ले रहा है और उसके ऊपर उन्हें कितना टैक्स बढ़ा लिया, 2000, यानी कितना ज्यादा इंटरेस्ट इन्होंने जो ले लिया, और ये तो नजर आ रहा है कितना ज्यादा इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ लिमिटेशन लॉ इन 1859 टू लिमिट द इंटरेस्ट accumulation, but money lenders found it way to exploit this by forcing
राइट्स टू साइन न्यू बॉन्ड्स एवरी 3 years स्टार्टिंग द साइकिल ऑफ द डेट। और ब्रिटिशर्स ने इन्होंने इसको क्या करना स्टार्ट कर लिया 1859 में, इन्हें बोला इस इंटरेस्ट को जो है वो हम कम कर लेंगे और एक नया डेट सिस्टम जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। मनी लेंडर्स यूज dishonest acts like twist laws, faking accounts, not giving receipt, inflating bonds amount and buying peasants harvest to low price। अब मनी लेंडर्स ने काफी ज्यादा इस टाइम पीरियड में गलत किया। उन्होंने जो है वो क्या कर लिया, किसी को फाल में रिसिप्ट देने लगे यानी कि, और किसी को जो है वो जो बॉन्ड्स देने लगे उसका अमाउंट कम होता था, और इसके अलावा जो पीजेंट से जो चीजें खरीदने लगे वो बहुत कम प्राइस में जो है खरीदने लगे। इवेंचुअली दे सीज द पीजेंट्स प्रॉपर्टीज, और इस तरह से जो वो पीजेंट्स की प्रॉपर्टीज को जो वो सीज कर लेते हैं। डीड्स एंड बॉन्ड्स बिकम सिंबल ऑफ ऑपरेशन अंडर द ब्रिटिश सिस्टम, और इस तरह से डीड्स और बॉन्ड्स जो वो क्या है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से ब्रिटिशर जो है वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, इनको ऑपरेशन दबाव जो है वो डालना स्टार्ट करते हैं पीजेंट्स के साथ। एज इनफॉर्मल एग्रीमेंट वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम द मैंडेटरी इवन दो पीजेंट्स ऑफन डोंट अंडरस्टैंड द टर्म्स दे वर अर्गिंग्स टू। अब मेरे बच्चे इन्होंने इतना ज्यादा कुछ किया कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने और मनी लेंडर्स ने पीजेंट्स के साथ, पीजेंट्स उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे और उनको पता ही नहीं था ये कौन कौन सी टर्म्स, ये कौन कौन से लोन हमारे ऊपर जो लगा रहे हैं। पीजेंट्स एसोसिएशन associated their hardships with the new reams of legal documents, feeling compelled to sign the document they did not comprehend to assess the loan crucial for their survival। अब पीजेंट्स ने कहा हम बहुत ज्यादा हार्डशिप से जा रहे हैं और हमारा जीना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, हमसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं और हमें ऐसा ऐसा लोन दिया है और इसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हमारा सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। द डेक्कन राइट्स, अब यहाँ पे कुछ राइट्स हो जाते हैं डेक्कन वाले रीजन में। ड्यूरिंग द डेक्कन राइट्स द गवर्नमेंट ऑफ बम्बई इनिशियली डाउन प्लेड इट्स सिग्निफिकेंस। कहा जाता है जो बम्बई के अंदर राइट्स होते हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा जो है मतलब इन राइट्स के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे पीजेंट्स जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसंट्रेटेड about echoes of the 1857 revolt, compiled British to establish an investigative कमीशन। और ब्रिटिश ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस टाइम पीरियड में बोलती है कि जो इन्होंने काफी ज्यादा जो 1857 में किया था यही बात पीछे भी हमने पढ़ी थी और वही जो है यहाँ पे भी हुआ। और इस तरह से जो है एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाई, और वो इन्वेस्टिगेशन कमीशन किसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उन्हें पीजेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। द रिजल्टिंग रिपोर्ट नोन एज द डेक्कन राइट रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट बनाई उस कमीशन ने उसका नाम है डेक्कन राइट रिपोर्ट, वाज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसको सबमिट कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1878 के अंदर। दिस रिपोर्ट सर्विस एज ए वैल्यूएबल सोर्स फॉर हिस्टोरियंस ऑफरिंग डाइवर्स सोर्स मटेरियल ऑन द राइट्स। और इस रिपोर्ट के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने राइट वगैरह किए थे उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो सामने था। द कमीशन कंडक्टेड इंक्वायरी इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स गैदरिंग द टेस्टमेंट्स फ्रॉम द फार्मर्स, मनी लेंडर्स और एंड विटनेस। कहा जाता है इस कमीशन ने बहुत ज्यादा इंक्वायरीज की और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो रिपोर्ट बनाई और अलग अलग जो मतलब डॉक्यूमेंट्स थे वो गैदर किए, और इसके अलावा जो फार्मर्स के साथ ये क्या बोलते हैं मनी लेंडर्स के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे वो भी इंक्लूड किए गए, मनी लेंडर्स के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई, और इवन की विटनेसेस की जो व्यूज थे वो भी जो है इसके अंदर जो है वो डाल दिए गए। इट इज आल्सो कंपाइल्ड एंड एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेवेन्यू प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस वेरियस रीजन्स। और कहा जाता है कि वे इसके जो रेवेन्यू सिस्टम और प्राइसेस जो वो काफी ज्यादा थे, और इस तरह से जो है जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये पीजेंट से लेते थे हर एक रीजन के अंदर, वो चीजें इसके अंदर जो है वो डाल दी गई। द कमीशन फर्दर एग्जामाइंड द रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और इस कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो किसने एग्जामाइन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने। इसका ये जो टाइम लाइन है ये आप पढ़ लेना बच्चे खुद से। अब इसका कंक्लूजन है, द परमानेंट सेटलमेंट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द बंगाल स्पिरिचुअल सोसाइटी लैंडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अमेजिंग जमींदार। कहा जाता है जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, कहाँ पे, बंगाल रूरल सोसाइटी के अंदर, और उससे क्या हमें कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं जमींदार के द्वारा। एफिलिएट पीजेंट्स क्लासेस लाइक द जोतीदार्स गेंड पावर। अब मैंने आपको बोला था कि जोतीदार्स के पास काफी पावर आ जाती है, शिफ्टिंग द रूरल पावर टू डायनेमिक्स, और यहाँ से हमें रूरल पावर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो चेंज होती हुई नजर आती है। These changes in Bengal
mirrors borrowed transformation across the India, showcasting the profound impact of colonial policy on India's एग्रेरियन लैंडस्केप। और इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर और बाद में बाकी एरियाज के अंदर किस तरह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अपने जो पॉलिसीज हैं वो बनाई। ठीक है, थैंक यू बच्चे। तो ये लेक्चर जो है यहीं पे एंड हो जाता है। आई थिंक आपको जो है ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में।